नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। आज की क्लास में हम सिविक्स से संबंधित कुल 62 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। मित्रों, कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। और लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ह्यूगो ग्रोशियस, अल्थ्यूशियस, रिचर्ड हुकर, हाब्स। तो साथियों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक ऑफ द लॉज ऑफ एक्सलेक्टियल पॉलिटी में, जिसमें इस बात का उल्लेख किया कि मनुष्य की आदिम अवस्था काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, अतः उन्होंने समझौते के तहत राज्य नामक संस्था की स्थापना की जिसके द्वारा वे शासित होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा। साथियों, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? 1987 में, 1989 में, 1990 में, 1992 में। तो साथियों, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देशी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। तो साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? शुम्पीटर, मोस्का, मिचेल्स, रॉबर्ट डहल। तो साथियों, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना शुम्पीटर ने की थी। जोसेफ एलाइस शुम्पीटर ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे।
जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी बोसांके, ऑप्शन सी अर्नाल्ड टॉयनबी, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक टी.एच. ग्रीन की है। यह पुस्तक राजनीतिक सिद्धांतों का सार है। इसमें राजाज्ञा पालन के सिद्धांतों पर व्यापक रूप से लिखा गया है। यह रचना ग्रीन के भाषणों का संकलन माना जाता है। तो साथियों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट, आइजिया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। ऑप्शन डी सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। तो साथियों, आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य है इस बात को प्रतिपादित नहीं किया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आइजिया बर्लिन ने अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को दो स्वतंत्र मूल्यों के रूप में नहीं माना है। उन्होंने स्वतंत्रता को केंद्रीय मूल्य माना है। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं माना जा सकता। राज्य मात्र नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम 1971 में कहाँ की गई? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी, क्योंकि वर्ष 1971 में लोकायुक्त पद की सर्वप्रथम स्थापना करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र था, जबकि 1970 में लोकायुक्त और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था को प्रस्तुत करने वाला उड़ीसा भारत का प्रथम राज्य था। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एन.पी. बेरी, ऑप्शन बी जॉन राल्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट नाजिक, ऑप्शन डी प्लेटो। तो साथियों, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक जॉन राल्स महोदय हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक अमेरिकी राजनीतिक विचारक जॉन राल्स हैं। यह राजनीतिक दर्शन एवं नीति शास्त्र की पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1971 में हुआ। इस पुस्तक के माध्यम से राल्स ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या नए रूप में की, अर्थात अज्ञान के पर्दे जैसे चीज़ों को प्रतिबिंबित किया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, रीगन ने राष्ट्र के नाम संबोधन द्वारा, निक्सन ने रेडियो संदेश द्वारा, जॉर्ज एस बुश द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो साथियों, लौह आवरण शब्द को विंस्टन चर्चिल ने फुलटन भाषण के दौरान प्रचलित करवाया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल
अमेरिका की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने फुलटन नामक स्थान पर शांति स्तंभ नामक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने रूस की तीखी आलोचना की। इसी भाषण में उन्होंने रूस के कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए कहा, रूस ने लोहे का पर्दा नीचे उतारा है। चर्चिल का यह भाषण शीत युद्ध की शुरुआत की सूचना भी देता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर विंस्टन चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। तो साथियों, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो साथियों इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 30 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। साथियों, एक तरह समितियां दी गई हैं और दूसरी तरफ स्थापित वर्ष दिए गए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। तो आइए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति। तो साथियों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। GVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। LM सिंघवी समिति 1986 में। इस प्रकार से इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था के संथानम समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का, संविधान प्रारूप समिति का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति का था। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता था लोकसभा का महासचिव, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय का सचिव, ऑप्शन सी योजना आयोग का सचिव, ऑप्शन डी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। योजना आयोग की ही तरह यह न तो संवैधानिक निकाय था और न ही कानूनी निकाय। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? लेखानुदान को, प्रत्यय अनुदान को, अतिरेक अनुदान को, अनुपूरक अनुदान को। तो साथियों प्रत्यय अनुदान को कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। किसी राष्ट्रीय आपात
के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है, जिसके विस्तृत अनुमान देना शायद संभव न हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरा दिए प्रत्यानुदान के माध्यम से एक मुश्त धनराशि दे सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी चयनित होता है। ऑप्शन सी मनोनीत होता है। ऑप्शन डी नियुक्त होता है। तो साथियों, हम जानते हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और कोई लाभ का पद धारण न करता हो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। तो साथियों, हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लिखित हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, पूर्वोदाहरण तथा अभिसमय। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा विधि का शासन, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 141, 143 इत्यादि ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। तो साथियों, ये बात गलत है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी बात गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी बात गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए, भारत का महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेख है कि महान्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को पद के आधार पर संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत में संसदीय सरकार को जाना जाता है। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक सरकार के रूप में, ऑप्शन बी,
अनुत्तरदायी सरकार के रूप में, ऑप्शन सी उत्तरदायी सरकार के रूप में, ऑप्शन डी बहुल सरकार के रूप में। तो साथियों, भारत में संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था कनाडा के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, नाइजीरिया के संविधान से। तो साथियों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन सी, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो साथियों, इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, ये सत्य है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो साथियों, इसमें राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये बात गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था जो अब समाप्त हो गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी मेघालय, सी जम्मू और कश्मीर, डी नागालैंड। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, परंतु अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे 2 केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में वर्गीकृत कर दिया। अतः अब उसका संविधान भी खत्म हो गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 56वां, ऑप्शन डी 44वां। तो साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत मात्र एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। तो साथियों, अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो साथियों, राज्यसभा का उपाध्यक्ष
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो साथियों, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 38वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन। तो साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। तो साथियों, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 456, ऑप्शन डी अनुच्छेद 328। तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 फर्स्ट खा के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है, अर्थात राज्य का शासन संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी प्राधिकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। इसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन दिया गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होता है? तो साथियों, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट शक्तियों पर प्रांतों का अधिकार होगा। उसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन,
स्वशासन, सत्ताधारी का शासन। तो साथियों, स्वशासन स्वराज की अवधारणा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गांधी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है। स्वशासन अर्थात स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वर्ष 1923 में, वर्ष 1924 में, वर्ष 1925 में, वर्ष 1926 में। तो साथियों, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1924 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, स्वराज के लिए चरमपंथी तरीकों में, सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? मार्च 1964 में, फरवरी 1964 में, जुलाई 1963 में, मई 1965 में। तो साथियों, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सीवीसी की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? ऑप्शन ए डलहौजी, बी कर्जन, सी वारन हेस्टिंग्स, डी रिपन। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? नीति आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। तो साथियों, नीति आयोग देश के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था है। यह लोक शिकायतों से संबंधित संस्था नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। पद सोपान का अर्थ है संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी। ऑप्शन बी उच्च का निम्न पर नियंत्रण, ऑप्शन सी गैंग प्लैंक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों, पद सोपान का अर्थ उच्च का निम्न पर नियंत्रण से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पद सोपान का अर्थ उच्च का निम्न पर नियंत्रण है, अर्थात पद सोपान का आशय पिरामिड शैली से बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें उच्चतर से निम्नतर की ओर सत्ता का संचालन बना रहता है। नेक्स्ट, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? ऑप्शन ए एलेक्स एफ ऑसबर्न, ऑप्शन बी विलियम गार्डन, ऑप्शन सी एंड्रे डेलबैक एवं एंड्रयू वान डे वेन, ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। तो साथियों, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास एलेक्स एफ ऑसबर्न महोदय ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिचुएशनल थ्योरी, क्योंकि सिचुएशनल थ्योरी का सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। इसके तहत नेता अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पहचानता है और ऐसी विधियों का पालन करता है जो उन्हें संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 8वें। तो साथियों सैनिक कार्यवाही करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें चार्टर में दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 15। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉर्टन कैप्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो साथियों मॉर्टन कैप्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कुल 6 प्रतिमान होते हैं, जिनमें पहला शिथिल द्विध्रुवीय निकाय, दूसरा शक्ति संतुलन निकाय, तीसरा सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, चौथा दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, पांचवा इकाई वीटो निकाय, छठवां सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय। नेक्स्ट, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? राजनय, ऑप्शन बी प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन, ऑप्शन डी युद्ध। तो साथियों मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनय है। नेक्स्ट, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन मार्गेंथाउ महोदय का है। सामूहिक सुरक्षा के विषय में मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा है कि यदि किसी देश की सुरक्षा को संकट हो तो बाकी सभी देश मिलकर उस संकट का सामना करेंगे। इसमें सभी देश प्रत्येक की सुरक्षा का ध्यान रखें मानो उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में हो। नेक्स्ट, मार्शल योजना का संबंध है? ऑप्शन ए जर्मनी की सहायता से, ऑप्शन बी सोवियत संघ की सहायता से, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप की सहायता से, ऑप्शन डी पूर्वी यूरोप की सहायता से। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप की सहायता से। नेक्स्ट, यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? F.L. शुमा, ऑप्शन बी A.E. जिमर्न, ऑप्शन सी मार्टिन किंग्सले, ऑप्शन डी R.M. हचिन्स। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.E. जिमर्न। नेक्स्ट, एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन सी जर्मनी में। तो साथियों ग्रेट ब्रिटेन में एक लचीला और अलिखित संविधान पाया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, रीतियों, रिवाजों अर्थात अभिसमयों पर आधारित है,
इसलिए ये संविधान अलिखित पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी जनप्रतिनिधित्व का कानून, ऑप्शन सी संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी लावेल, ऑप्शन डी बर्क। तो साथियों यह कथन बर्क महोदय का है। नेक्स्ट, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिशेल्स, ऑप्शन बी लावेल, ऑप्शन सी जीन ब्लैंडल, ऑप्शन डी गिलबर्ट। तो साथियों यह कथन लावेल महोदय का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी संघवादी, ऑप्शन सी अराजकतावादी, ऑप्शन डी बहुलवादी। तो साथियों जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है बहुलवादी। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, ऑप्शन बी अध्यक्षीय सरकार की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है, क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिली होती है, अर्थात विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है ऑप्शन ए अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, ऑप्शन सी कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, ऑप्शन डी केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। तो साथियों भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह यह है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए परिवृत्तियों की समस्या, ऑप्शन बी धार्मिक मतभेद की समस्या, ऑप्शन सी वैचारिक संरचना की समस्या, ऑप्शन डी भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तो साथियों धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्याओं में प्रत्ययों की रचना एवं परिभाषा, अमूर्तीकरण के स्तर एवं वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थाओं व व्यवहार के अंतर संबंध की समस्या और पृष्ठभूमि परिवर्तियों की समस्या आदि है। नेक्स्ट, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? ऑप्शन ए C.F. स्ट्रांग, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी विलोबी, ऑप्शन डी फाइनर। तो साथियों C.F. स्ट्रांग महोदय ने
एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन सी डी लास्की। तो साथियों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हाब्स महोदय ने संयुक्त किया, क्योंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हाब्स ने प्रस्तुत किया, बल्कि हाब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपने शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो साथियों, हॉब्स, लॉक और रूसो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़े हैं, लेकिन जे.एस. मिल सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में पूरा हम 63 क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, निरंतर इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू।